बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जनाब शो में खुश आमदीद। एशेज सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है और 2 दिन का खेल ख़त्म हो चुका है। पहले टेस्ट मैच का इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 393 रन बनाए, 8 विकेट के नुकसान पर उन्होंने डिक्लेयर की इनिंग्स, और दिन के आखिरी 2 ओवर्स खेलने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दावत दी, जिनमें वो विकेट बचाने में कामयाब रहे। और इंग्लैंड की जो कामयाबी, जो प्लानिंग थी, जो उनका मकसद था कि शायद आखिरी के 1-2 ओवर उनको खिलाएंगे तो शायद कोई विकेट मिल जाए, तो उसमें वो कामयाब ना हो पाए। लेकिन पहले दिन का खेल बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा सनसनीखेज़। ये एक असल टेस्ट क्रिकेट है जिसको देखने का मज़ा आता है, जिसके बारे में बात करने को मज़ा आता है, जिसके बारे में जो है सुन के मज़ा आता है। और टेस्ट क्रिकेट देखना, और ख़ास तौर इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट देखना भी, चाहे वो किसी भी टीम का मैच हो, उसका एक अलग अपना ही मज़ा है। तो सेशन टू सेशन कभी एक टीम हावी, कभी दूसरी टीम हावी, तो इसी तरह से जो है मैच चलता रहा, उतार चढ़ाव। और जॉय रूट ने अपनी 30वीं सेंचुरी मुकम्मल की, और 2021 के बाद वो सबसे ज़्यादा एवरेज से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी हैं। तो दूसरे दिन में जब आके ऑस्ट्रेलिया ने आगाज़ किया, तो उनकी शुरू की 2-3 विकटें जो थी पहले, वो जल्दी गिर गई। फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप आई ट्रेविस हेड और ख्वाजा के दरमियान, और ट्रेविस हेड 50 करके वो भी आउट हो गए। और उसके बाद फिर उसके ग्रीन के साथ उसकी पार्टनरशिप हुई ख्वाजा की, उसने भी अच्छी पार्टनरशिप लगी। उसके बाद ग्रीन बोल्ड हो गए, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शायद इतनी टर्न हो जाएगी मोइन अली की बॉल की, जितनी वो टर्न हो गई, और वो भी आउट हो गए। और उसके बाद जो है कैरी और ख्वाजा ने वो मज़ीद कोई विकेट नहीं गिरने दी, और ख्वाजा ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, और इस टाइम वो क्रीज़ पे मौजूद हैं, और काफ़ी हद तक वो ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस ले आए हैं अपनी सेंचुरी की बदौलत, अपनी पार्टनरशिप्स की बदौलत। तो ऑलमोस्ट अब ऑस्ट्रेलिया जो है मैच में इन है। तो आप देखते हैं तीसरा दिन क्या होता है, और ये मैच बड़ा इंतहाई सनसनी खेज़ मरहले में दाखिल हो चुका है, और आगे भी बड़ा सनसनी खेज़ होने जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा मुकाबले की टीमें, बड़ा ज़बरदस्त मैच हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कैचेस भी मिस किए, विस्फील्ड भी की, आज इंग्लैंड ने भी स्टम्प भी मिस किए, कैचेस भी ड्रॉप किए। तो ये पहले देखने में आता नहीं था। ये ऑस्ट्रेलियंस की वो परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियंस मशहूर थे, या खैर काफ़ी हद तक अभी भी हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो देखने में आता है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं मिसफील्ड्स कर रहे हैं, कैच ड्रॉप कर रहे हैं, जो कि पहले वो ऐसा नहीं होता था उनसे। तो ये एक उनमें जो है तब्दीली देखने में आई है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल वो जीत गए, इंडिया के साथ था, और इंडिया जो है वो 2.5 महीने से 3 घंटे की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था, तो उनकी वही प्रैक्टिस थी, उतनी फिटनेस थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया के सामने टिक नहीं सके, इसलिए 209 रन के बड़े मार्जिन से वो शिकस्त खा गए। लेकिन इंग्लैंड एक मजबूत टीम है, उनकी ऑलमोस्ट जो है अलग अलग टीमें हैं, वनडे की, T20 की, टेस्ट की, और अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया को जो है तारने वाला साबित नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो वो काफ़ी मतलब कि उनको टफ टाइम दे रहे हैं, और आगे भी देंगे। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना या बचाना इतना आसान नहीं होगा। जितना भी ऑस्ट्रेलिया मैच में वापस आ गया, लेकिन फिर भी अभी जो अपर हैंड है वो इंग्लैंड का ही है मैच में, उतना थोड़ी गिरफ्त है, क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया को जो है कि अपना खसारा ख़त्म करने के लिए कुछ रन दरकार हैं, और 5 विकेट्स बाकी हैं। और अगर ये कल आधा घंटा 1 घंटा सर्वाइव कर जाते हैं बगैर विकेट के, तो शायद थोड़ी बहुत लीड लेने में भी कामयाब हो जाए। अदरवाइज़ जो है कि कुछ ना कुछ इंग्लैंड लीड लेने में कामयाब हो जाएगा। और दूसरी तरफ बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के दरमियान मैच खेला गया, तो वो भी अफ़गानिस्तान का ही मैच में नज़र आया नहीं। बांग्लादेश ने टोटली आउट क्लास करके 509 रन के बड़े मार्जिन से जो कामयाबी हासिल की है, और ये क्रिकेट हिस्ट्री की तीसरी बड़ी जो है कामयाबी है, और इतने बड़ी शायद एशियन टीम कोई भी इतनी बड़ी कामयाबी इससे पहले नहीं ले पाई। और इसमें पिच का भी कसूर नहीं है, उसी पिच पे बांग्लादेश भी खेला है, उसी पिच पे जो है अफ़गानिस्तान भी खेला है, लेकिन टोटली जो है डिफरेंट था दोनों की परफॉर्मेंस में, दोनों की बॉलिंग में, दोनों की फील्डिंग में। और उन्होंने तो अफ़गानिस्तान कहीं भी मैच में होने नहीं दिया, सिवाय दूसरे दिन के पहला सेशन जहाँ उन्होंने 9 रन में 5 विकेटें बांग्लादेश की हासिल कर रही थी। उसके बाद बांग्लादेश ने सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। उसके बाद अब आगे चलते हैं कि अगले महीने 16 जुलाई से तकरीबन टेस्ट सीरीज़ शुरू होने जा रही है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड श्रीलंका के दरमियान, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 से 2025 के दरमियान जो होनी है उसका हिस्सा है। और 2 टेस्ट मैचेस हैं, और पाकिस्तान ने श्रीलंका में जाके ये टेस्ट खेलने हैं, और उसके लिए जो है टीम अनाउंस कर दी गई है। और उस टीम में है जी बाबर आजम कैप्टन है, रिजवान को वाइस कैप्टन रखा गया है, उसके बाद आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक है, इब्रार अहमद है, हसन अली हैं, इमाम हैं,
ابو हुरैरा को पहली बार शामिल किया गया। नवाज़ हैं, नसीम शाह, शान मसूद, नुमान और आगा और सरफराज अहमद, शकील और शाहीन अफरीदी। तो देखने में तो एक अच्छी साइड है, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अब लोग कहेंगे तनकीद की जाती है। तनकीद भी इस्लाह के लिए की जाती है। हर तनकीद एक तरह से नहीं होती। कुछ लोग बेजा तनकीद भी करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बेजा तनकीद ना करें। यहाँ पे शाहीन का कमबैक हुआ है, ठीक है, ज़बरदस्त है। लेकिन जो हसन अली को शामिल किया गया है टीम में, वो समझ से बाहर है, क्योंकि पिछली 12 इनिंग्स में वो सिर्फ 10 विकेटें ले सकें। कोई उनकी परफॉर्मेंस या उनकी इस तरह की फॉर्म नहीं थी कि उनको शामिल किया जाता। और ख़ासकर जो है श्रीलंका की कंडीशन में, जहाँ के स्पिन बॉलिंग ज़्यादा एडवांटेज होती है। आपने मीर हमजा को 1 मैच खिलाया, बाहर कर दिया, अली को 2 मैच खिलाए, बाहर कर दिए। तो इस तरह नहीं होता। जब आप किसी को चांस दे रहे हैं तो थोड़ा प्रॉपर चांस दें। आपने फ़हीम अशरफ को 12 टेस्ट खिला के बाहर कर दिया, अब आप आमिर जमाल को लेके आ गए। अगर आपने इसके साथ भी ऐसा ही करना है कि 8-10 मैचेस खिला के इसे भी बाहर करना है, तो फिर बेहतर है कि इसको डेब्यू ना ही कराया जाए। और दूसरा जो है, मोहम्मद नवाज़ अभी इंजरी से वापस आए हैं, वो वनडे और T20 भी खेल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो टेस्ट टीम में जो है फिट बैठते हैं। तो उनकी जगह अगर किसी और लेफ़्ट आर्म ही चाहिए था तो किसी और को, नहीं तो अब यासिर शाह के साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि एक बंदे ने 250 आउट किए हुए हैं पाकिस्तान के लिए, और आपने उसको उठा के बाहर कर दिया। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा पाकिस्तान में जो स्पिनर 200 से ऊपर पहुँचता है विकटें लेने में, उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। इसकी सामने क्या लॉजिक है, इसकी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी नीथन लाइन से ऑस्ट्रेलिया ने 500 आउट करा लिए हैं, जडेजा से इंडिया ने 400 आउट करा लिए हैं, और हमारे पाकिस्तान में जो स्पिनर 200 से ऊपर पहुंचता है उसको टीम से बाहर कर दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। यासिर शाह स्टार है, उसने बड़े मैच पाकिस्तान को जितवाए हैं, बना के दिए हैं, पाकिस्तान की बड़ी मदद किया है काफ़ी जगहों पे उसने अपनी परफॉर्मेंस से, और उसने साबित किया है कि वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। तो श्रीलंका जहाँ पे स्पिन कंडीशंस भी हैं, जहाँ स्पिन को मदद मिलती है, तो वहाँ उनको ना लेके जाना जाती है। वैसे ही पिछले 1.5-2 साल से उनको साइड लाइन किया हुआ है। तो ये समझ से बाहर है। सेलेक्टर्स को देखना चाहिए कि अगर आप हसन अली को लेके आ सकते हैं तो यासिर शाह तो उससे कहीं बेहतर यहाँ पे काम करके दे सकता था। और बैटिंग में भी हम देखें तो बैटिंग में तकरीबन जो है सारा कुछ तकरीबन टीम ठीक है। अब रिजवान को ज़ाहिर बात है ये नहीं खिलाएंगे, और रिजवान की जगह जो है सरफराज ही खेलेगा, तो रिजवान को रेस्ट दिया जा सकता था कि चले वो रेस्ट कर लेता, और उसकी जगह किसी और यंगस्टर कीपर को सेकंड विकेट कीपर के तौर पर साथ ले जाते। और ऑफ स्पिनर बॉलर हमारे पास साजिद अली की बात हो रही है कि उसे नहीं लेके गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा हैं जिस वजह से उनको नहीं लेके गए। लेकिन सलमान अली आगा के में वो वैरायटी नहीं है जो एक फुल टाइम ऑफ स्पिनर में होती है। तो इसलिए पाकिस्तान को एक फुल टाइम ऑफ स्पिनर लाजमी चाहिए। लंबे अरसे से पाकिस्तान के पास सईद अजमल के बाद कोई भी ऑफ ब्रेक बॉलर परमानेंट नहीं है, तो उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके अलावा कनाडा लीग होने वाली है, दूसरा सीज़न उसका होना है, उसमें भी पाकिस्तानी प्लेयरों को जो है ख़रीदा गया है, जिसमें ग्लोबल लीग है वो टोरंटो नेशनल ने शाहीन अफरीदी को, जमान खान को, सैम अयूब को और अब्दुल्ला शफीक को लिया है, और विनकोर नाइट ने रिजवान को लिया है, और मॉन्ट्रियल टाइगर्स ने अब्बास अफरीदी को लिया है, और ब्रैकमैन वोल्व्स ने उसामा मीर, हुसैन तलत, उस्मान खान को लिया है, और सर जगवर ने इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस को लिया है, और पैंथर्स ने शुएब मलिक, आज़म खान और शाहनवाज धानी को लिया है। तो मौक़े बहुत हैं, तो बोर्ड को थोड़ा सोच समझ के चलना होगा। सोच समझ के क्या चलेगा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले वो कर रहा है जिसका अपना नहीं पता कि वो अगले दिन चेयरमैन होगा या नहीं होगा। और बाबर आजम की कप्तानी में वो ऐसे सवालात उठा रहा है और जवाब दे रहा है कि जी वर्ल्ड कप तक तो हमने भाई तुम खुद तेरा नहीं पता कि तो वर्ल्ड कप तक चेयरमैन होगा कि नहीं होगा। तू कह रहा है वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे कि बाबर आजम के बाद कप्तानी, वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी उसको करवानी है कि नहीं करानी। तो इस तरह के गैर ज़रूरी बयानात से परहेज़ करना चाहिए। और हुकूमत बाकी तो जो कुछ कर रही है अपनी कर रही है, लेकिन कम अज़ कम एक खेल को तो बख्श दे। यहाँ पे तो वो न्यूट्रल रहने दे, यहाँ पे तो एक वो प्रोफेशनल बंदा लगा दे, इसके साथ तो ज़्यादती ना करे। यहाँ तो अपने कोटे सिस्टम ना लेके आए कि अब पहले उन्होंने नून लीग ने अपना बंदा रखा 6 माह के लिए, अब जरदारी कह रहा है कि अगर मेरा बंदा रखना है, तो इस तरह से क्रिकेट तबाह ही होगी। अब नजम सेठी जो आया टेम्परेरी था, उसने आके बड़े बड़े मुआहदे कर दिए, कोचेज़ हटा दिए, नए कोचेज़ अपॉइंट कर दिए, सिलेक्शन कमेटी उल्टा के रख दी। तो ये चीज़ें समझ से बाहर हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट नुकसान ही होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे ही जाएगी। इस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट का फ़ायदा नहीं होगा और नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, कल तीसरे दिन का मैच है।
تو اس میں آسٹریلیا کہاں تک جو ہے سروائیو کر پاتا ہے، لیڈ لے پاتا ہے نہیں لے پاتا، یا انگلینڈ جو ہے لیڈ حاصل کر پاتا ہے. تو کل ایک بڑا زبردست دن ہوگا، زبردست مطلب میں میچ شامل ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.